हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए एडिड जूनियर हाई स्कूल एग्ज़ाम जो 17 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट किया गया था। इसका जो पार्ट सेकंड है एसएसटी और सामाजिक अध्ययन का जो ये सटीक सॉल्यूशन है, हम आपको अभी इसके बारे में विस्तार से सॉल्यूशन कराएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है पार्ट 2 भाग 2 सामाजिक अध्ययन सॉल्यूशन है। ये इसलिए सोल्व करा रहे हैं ताकि आपको जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा 1 से 5 तक का, उसमें ये क्वेश्चन भी सहायक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमारा 51वां क्वेश्चन है, क्योंकि जो शुरू के 50 क्वेश्चन थे वो हमने अपनी पिछली वीडियो में सामाजिक अध्ययन वो सामान्य ज्ञान के जो है जनरल नॉलेज वाले वो आपको कराई दिए, वो सबके लिए अनिवार्य थे। ये जो क्वेश्चन है ये एसएसटी जो आर्ट साइड के स्टूडेंट में ग्रेजुएशन में जिनके पास आर्ट साइड था उनके लिए था दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, 18वीं शताब्दी के मुग़ल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। हाँ जी, जो 18वीं शताब्दी के मुग़ल शासक हुए हैं औरंगज़ेब के बाद, उनके बारे में हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो हुआ है, जो शासक आया था वो था जहांदार शाह। फिर उसके बाद जो आए हैं वो आए मोहम्मद शाह। फिर तीसरे नंबर पे थे अहमद शाह और चौथे नंबर पर थे आलमगीर द्वितीय। तो जो ऑप्शन 4 है दोस्तों, ये इसका सटीक आंसर होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। जी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें खानवा का युद्ध, हम बाबर के जो युद्ध थे, बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है दोस्तों, पान खा चल घर। ये ट्रिक है दोस्तों, पान खा चल घर। तो पे फोर पानीपत, खे फोर खानवा, चे फोर चंदेली और घे फोर घाघरा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, पे फोर पानीपत, खे फोर खानवा, चे फोर चंदेली और घे फोर घाघरा। ये 4 युद्ध जो खास युद्ध थे बाबर ने लड़े हैं। अगर हम इनकी बात करें, इनका क्रम पूछ लेते हैं, तो क्रम ऐसे याद रखिए दोस्तों। जो पहला युद्ध था पानीपत का वो 1526, और फिर इसके बाद ये 27, चंदेरी का 28 और ये 29। तो सीक्वेंस में थे 26, 27, 28, 29। पान खा चल घर, इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। आगे अब इस क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन में बताया गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। नहीं जी, खानवा का युद्ध नहीं, पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो पहला और दूसरा तो दोस्तों गलत है। जब पहला और दूसरा गलत हो गया तो जहाँ जहाँ पे पहला है तो वहाँ पे होगा ही नहीं, कौन सा होगा फिर, फोर्थ होगा। तीसरा और चौथा सही होगा। अगर आपको तीसरा चौथा याद नहीं है और आपको इतना पता है कि जो पहला और दूसरा गलत है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान कर दिया। तो जी राजा हर्ष हुए हैं, उन्होंने अपना सारा जो सामान दान कर दिया था, वो सभा थी प्रयाग की सभा। हाँ जी, इलाहाबाद प्रयाग की सभा में राजा हर्ष ने अपना सारा का सारा जो सामान है वो दान कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों देखो, जो वंश का संस्थापक है, एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो वंश तो आपको सभी याद करने होंगे। लगभग भारत में जो है 50-60 वंश हुए हैं। एक वीडियो हम जो है वंश की बना देंगे, उसमें 50-60 वीडियो, 50-60 वंश जो वंश होंगे उनके जो संस्थापक होंगे हम आपको वो उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। वंश से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। हाँ जी, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 55, प्रबंध कोश किसने लिखा। तो प्रबंध कोश लिखने वाले थे राजशेखर। हाँ जी, कौन थे, राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 56 है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी, जो गिरजा देवी है उसका संबंध किस घराने से है। तो गिरजा देवी का जो संबंध है बनारस घराने से था। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस वेद में सभा और समिति, हाँ जी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ हैं। तो सभा और समिति जो थी उसे प्रजापति की जो पुत्रियां कहा गया है वो कहा है दोस्तों अर्थवेद में। किस में कहा गया है, अर्थवेद में। सबसे अंतिम का वेद था हमारा अर्थवेद। ठीक है, आधुनिक वेद भी कहते हैं या सबसे नया वेद भी कहते हैं अर्थवेद को। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, नवपाषाण काल के किस पुरा स्थल से
पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो पशुबाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मेहगढ़ा से। कहाँ से मिला है दोस्तों? मेहगढ़ा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 59, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। तो ये संबंधित है रामनाथपुरी से। किससे है? रामनाथपुरी से। क्वेश्चन नंबर 60 है, द्वितीय बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी कालाशोक के। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। हालांकि एक बौद्ध संगति का आगे क्वेश्चन आएगा तो उसकी ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। उस ट्रिक से आप बौद्ध संगतियों को याद रख सकते हैं उनके क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, अधोलिखित किस सातवां नरेश को नासिक प्रस्ति में एक बहमन कहा गया? तो एक बहमन कहा गया था गोमतीपुत्र शाणिक को, गोमतीपुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त जो है उन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी वो मिलता है भीतरी अभिलेख में। किस में मिलता है दोस्तों? भीतरी अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अशोक के एक प्रांत दक्षिण पथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी सुवर्णगिरी। कौन सी थी? सुवर्णगिरी थी अशोक की जो राजधानी थी दक्षिण पंथ की, ये दक्षिण प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अधोलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? तो राज्याभिषेक का जो वर्णन करता है वो करता है ए तेरे ब्राह्मण। कौन सा करता है? ए तेरे ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है दोस्तों 365, हाँ जी 365 दिन 1/4। क्वेश्चन 71 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो वो है दोस्तों एशिया का अरावली पर्वत। जो एशिया का अरावली पर्वत है वो राजस्थान और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर है, भारत में ही अरावली, और विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में शुमार है अरावली पर्वत श्रेणी, तो इससे ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें क्वेश्चन नंबर 72 पर कि पाकिस्तान के साथ कौन से भारतीय राज्य सीमा मिलाते हैं? तो दोस्तों इसमें गो बैक से चलना है आपको। इसमें एक राज्य दिख रहा है हरियाणा, तो हरियाणा नहीं मिलाता, ये ऑप्शन नहीं है। फिर नीचे क्या आ रहा है? हिमाचल, ये भी नहीं मिलाता, ये ऑप्शन नहीं है। फिर आ गया हरियाणा, ये भी नहीं मिलाता। तो कौन से बचे? तो जो अपनी सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ राज्य वो है गुजरात, जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, पंजाब और राजस्थान। ये 4 राज्य जो हैं किसके साथ सीमा लगाते हैं? ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान कार्यांतिक चट्टान नहीं है? तो दोस्तों वह ग्रेनाइट जो चट्टान है वो कार्यांतिक चट्टान नहीं है। डोलट्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है, तो डोलट्रम की जो पेटी है उसमें पवन की दिशा होती है विषुवत रेखीय पछवा पवन। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस बादल से तीव्र मूसलाधार सावधिक वर्षा होती है? तो तीव्र मूसलाधार सावधिक वर्षा जो होती है कपासी बादल से होती है। किससे होती है? कपासी बादल से होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को जो विजय की थी उसने तिथि क्रमनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने विजय की थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहते हैं। सिकंदर सानी क्यों कहा जाता है, एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। सिकंदर सानी इसलिए कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था, प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को भी फतेह कर लिया था, जीत लिया था। इसलिए कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, मतलब सिकंदर के जैसा। और उसने जो उत्तर के राज्य थे ये भी जीत लिए थे, तो वो क्रम है रणथंबो, गुजरात, चित्तौड़ और तेलंगाना। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको भी याद रखिएगा आप। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाएंगे वो किस तरह लगेगी? तो इसमें दिया है ऑप्शन बी में दिया है, ये दिया है गुहा सूत्र। तो वो किससे? गुहा सूत्र जो है वो है घरेलू
घरेलू अधिकार से। तो जहाँ पे बी का 3 देखते ही ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78, सूचियों को सम्मिलित कीजिए और कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ जी, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करेंगे, इंडिका सभी को याद रहती है, इंडिका किसकी है, मैगस्थनीज की। ए का क्या है, ए का 3, जहाँ पे भी ए का 3 रहेगा तो कौन से ऑप्शन में है, वो तीसरे ऑप्शन में है। तो इसको ऐसे सोल्व कर लिए। बाकी आपको तो हर्षचरित भी पता है, बाण भट्ट की, और पृथ्वीराज रासो भी किसकी है, चंद्रबद्दाई की होगी। फिर राजतरंगिणी बची, वो कल्हण की होगी। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहता है तो इंडिका को किससे मिला दीजिए, मैगस्थनीज से, और फिर ऑप्शन में जाके गो बैक लगा दीजिए, इससे आसानी से सोल्व हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई। हाँ जी, समिति जो थी इनमें, और वो मैं आपको बता ही रहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा, उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे करेंगे, हाँ जी देखो, सबसे पहले है राजगृह। हाँ जी, घर में कौन रहता है, घर में रहती है जी वैशाली, एक लड़की है कौन, वैशाली। राजगृह शुरू में हुई, और घर में कौन रहती है, वैशाली। और वैशाली को क्या हुआ जी, वैशाली को हुआ पुत्र, वैशाली को क्या हुआ, पुत्र। और जब वैशाली को पुत्र हुआ तो सब ने वैशाली को क्या दिए, कुंडल। याद रहेगा। हाँ जी, कैसे, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को, इसकी जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, फिर आपको इजी सी ट्रिक है कि घर में कौन रहती है, वैशाली नाम की कोई लड़की, और वैशाली को क्या हुआ, पुत्र। और जो पुत्र जब हुआ उसको तो क्या दिया लाके, सभी ने कुंडल भेंट किए। तो ऐसे इसको याद रखिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। तो उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ये तीनों के तीनों ही क्या हुआ था, युद्ध होता रहता उत्तर भारत पर फतेह करने के लिए, इन्हीं के बीच संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। त्रिवेदिक काल में, हाँ जी, त्रिवेदिक काल में किस अंग का आभूषण था। तो दोस्तों ये गले में पहना जाता था। किस में पहना जाता था, गले में पहना जाता, निष्क। क्वेश्चन नंबर 82, मध्यपाषाण युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। कथन है 1, मध्यपाषाणकालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था। हाँ जी बिल्कुल, क्या करते थे वो, आखेट करते थे और क्या, संग्रह भी इकट्ठा भी करते थे। कथन दूसरा है, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था। तो दोनों के दोनों सही है। हाँ जी, दोनों कथन इसमें सत्य प्रतीत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 83, पिता शाहजहाँ के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी, मतलब कहाँ का गवर्नर था। तो वो दक्कन का गवर्नर था। दक्कन मतलब दक्षिण की बात करते हैं दोस्तों। और इसको ऐसे भी याद रखना, जो औरंगजेब का मकबरा है वो कहाँ है, वो औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कौन सा हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है। तो दक्कन का था औरंगजेब, औरंगाबाद में मकबरा। और ये जो अपनी बीबी के लिए इसने वो बनाया था मकबरा, तो वो भी वहीं पर है, औरंगाबाद में। क्वेश्चन 84 है, थ्योरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, तो आप इसको देख लीजिएगा। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। किसने की थी, तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने अमीर को ही नामक विभाग स्थापित किया था। तो ये किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ जी, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 87, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है जी। तो 8वीं जातियों का उल्लेख किया था, जिसमें उसने युद्ध का भी उल्लेख किया था। तो अशोक का वो 13वां शिलालेख था। क्वेश्चन नंबर 88, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो दोस्तों इसमें आप गो बैक मेथड लगा सकते हैं कि वीडी सावरकर, तो इन्होंने तो नहीं फेंका, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी नहीं फेंका, भगत सिंह, तो कौन बचे जिन्होंने बम फेंका होगा। तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर क्या फेंका था, बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक। हाँ जी, ये कांग्रेस के बारे में 4 परिभाषाएं दी गई हैं। हर पेपर में मोस्टली इसके चांस बने ही रहते हैं कि चारों में से एक ना एक परिभाषा आ जाती है। 2 तो अंग्रेजों ने दी थी और 2 भारतीयों ने दी थी। तो क्वेश्चन ये है कि अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर किसने मजाक उड़ाया था, उपहास उड़ाया था। तो वो था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में 1885 की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, कांग्रेस की। डफरिन के कार्यकाल में मुंबई में स्थापित हुई थी कांग्रेस। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90,
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? हाँ जी, पुष्यमित्र शुंग के जी अश्वमेध थे। ये अश्वमेध तो मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में। अश्वमेध वे होते थे कि जब कोई राजा जीत जाता था अपने आसपास के राज्यों को, तो वो एक घोड़ा छोड़ देता था और घोड़ा पूरे पूरे देश में घूम के वापस आ जाता था। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो जो है राजा की सेना जो पकड़ लेता था राजा, उससे युद्ध करने के लिए जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था कि पूरे पूरे देश पे हमारा राज है, एक तरह से तब किए जाते थे। तो 2 क्या किए हैं, यज्ञ किए थे। तो इनका जो उल्लेख मिलता है पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञ थे वो अयोध्या के शिलालेख में मिलता है। हाँ जी, कहाँ मिलता है? अयोध्या के शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विधिवत पक्षों को उद्घाटित करता है? तो वो है गौड़वहो। हाँ जी, कौन सा है दोस्तों? गौड़वहो। कौन सा वंश है? ये इतिहास का गौड़वहो ग्रंथ, इसी में इसका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अधोलिखित में से किसने सुत कागड़ो नामक हड़प्पा पुरातत्व की खोज की थी? तो हड़प्पा जो पुरातत्व की खोज की थी ओरेल स्टीन ने। किसने की थी? ओरेल स्टीन ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, खेरा हीड नामक पुरातत्व स्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? मतलब सरिता मतलब नदी का नाम पूछ लिया उन्होंने, तो ये पूछा है खेरा डी नामक जो पुरास्थल है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने सनसूली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो कौन अपनी राजधानी ले आया था नहर के जल को? 5वें शासी वर्ष में। कब लेके आया था? किस वर्ष में लेके आया था? 5वां जब साल था उसका शासन करने का। क्वेश्चन नंबर है 95, प्रयाग प्रस्ती अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी उल्लेख उत्तीर्ण किया गया है? तो औरंगजेब का उस पर जो है उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी हाँ जी, वायु प्रदूषण किससे नहीं होगा? वो होगा पवन चक्की। वो क्या वायु प्रदूषण करेगी? कुछ भी नहीं बनेगा पवन चक्की से तो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो इसे विच सोल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो दोस्तों यह ब्लैक सोल, काली मिट्टी इसके लिए क्या है? उत्तरदायी। और काली मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कपास भी कहाँ होती है? गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य सिक्वेंस में देखते हैं उसको, तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और कपास भी सबसे ज़्यादा उत्पादित वहीं पर होती है। और विश्व की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? हाँ जी, एक ही सुमिलित है इसमें, गुजरात। और गुजरात का कौन सा है? कांडला बंदरगाह, विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कांडला बंदरगाह। दोस्तों आप मुझे इसका एक कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि कांडला बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है क्या रखा गया है? वो चेंज कर दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो जो नागपुर में मिलता है वो है मैग्नीज। कौन सा ऐसा मिलता है? मैग्नीज, ये मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 100 है हमारा, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? वो है दोस्तों परिवहन। ये सभी के सभी क्या हैं? क्वेश्चन ये बनता है कृषि प्राथमिक है, खनन मत्स्य ये प्राथमिक है, जो धरती से जुड़े हुए हैं, मतलब जिससे कुछ ना कुछ हो रहा है, प्राथमिक संसाधन। लेकिन प्राथमिक सेक्टर कौन सा नहीं है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये द्वितीय में आता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 101, भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? हाँ जी, निपाह वायरस। भारत में जितने भी वायरस आए हैं वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं? जहाँ से मानसून एंट्री करे। और मानसून कहाँ से एंट्री करता है? सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून? तो भैया वो है केरल। जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहीं पर वायरस आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। चाहे कोरोना वायरस हो, निपाह वायरस हो, इबोला वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, वो केरल में आके एंट्री कर जाए भारत से। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय है? अनटचेबिलिटी इज द एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज द पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ये आर्टिकल 17 में गया, छुआछूत का अंत करने के लिए इसमें
बताया गया है और इसका छूत कहीं पे है तो उसके लिए दंड सजा का प्रावधान दिया गया है संविधान में। अगर हम बात करते हैं 103, क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, हाँ जी, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अराउंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(2)। तो ये है दोस्तों लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बिल्कुल अलग है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस पर क्या है, वैध आधार नहीं है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया। तो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है वह अवशिष्ट अधिकार का विचार। हाँ जी, द आइडिया ऑफ रिडेस्टिक पावर, ये थोड़ा धुंधला है इसमें, तो कौन सा है, अवशिष्ट अधिकार का विचार हमने क्या है, कहाँ से नहीं लिया, ये हमने ब्रिटिश शासन से नहीं लिया है। आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 105 है, सही का चयन कीजिए। जो सही कूट है उसका चयन करना है, उसका मिलान करना है हमें। तो एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ राज्यसभा की क्या दिए हैं, सीटें दिए हैं। तो सिर्फ पंजाब सही है इसमें, बाकी का डाटा गलत है। तो एक जो 7 सीटें हैं राज्यसभा की वो पंजाब में है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, पश्चिम बंगाल में मानसून पर स्पॉट को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों नॉरवेस्टर्न, क्या कहते हैं, नॉरवेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 107 है, किस राज्य में वृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदरवन के डेल्टा पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन से क्या बनते हैं, ये पानी में खड़े रहते हैं सालों सालों तक मैंग्रोव वन, और इन्हीं से पानी के जहाज बनते हैं, नाव बनती हैं, क्योंकि पानी में गलते नहीं, इस तरह के वन होते हैं मैंग्रोव वन। और दूसरे नंबर पर पूछे कौन सा राज्य है, तो गुजरात होगा। क्वेश्चन नंबर 108, किस राज्य में बिहू नृत्य, हाँ जी, बिहू नृत्य लोकप्रिय है, वैसे बिहू और वैसे बिहू और ऐसे असम। हाँ जी, बिहू कहाँ पर है, असम। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है। तो काला सागर है, बिल्कुल अलग सा है, कौन सा, काला सागर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रही पवन है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनेटरी विंड्स। तो दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज, सभी की सभी पवनें क्या हैं, ग्रही पवन कहलाती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 111 है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो दोस्तों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति पर, इसको हटा सकते हैं। 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, उनकी नियुक्ति के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हाँ जी, कौन से ये उपराष्ट्रपति हैं वो आए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कृष्णकांत देखना है सबसे पहले, तो जो अभी हाल ही में थे, तो सबसे फोर्थ में, तीनों में है लेकिन कृष्णकांत। फिर देखना है आपको KR नारायण 99 के आसपास रहे वो, उससे तो वो दूसरे नंबर पे, लेकिन इसका सीक्वेंस करेंगे BD जत्ती, तीसरे पे BD जत्ती, और फिर ऑप्शन 2 इसका सही होगा। 113वां, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो नीलम संजीव रेड्डी। हाँ जी, कौन डायरेक्ट इलेक्शन लड़े और क्या था, इन्होंने उपराष्ट्रपति नहीं रहे, राष्ट्रपति बने, ये नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18, दादर एवं नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में आता है या अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वो आता है मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। अभी जो सामान्य ज्ञान का इसी का पेपर था उसमें ये पूछ रखा था कि पौंडीचेरी किस न्यायालय के उसमें आता है, क्षेत्र में, उच्च न्यायालय के। तो पौंडीचेरी जो आता है मद्रास के आता है, और दादर और नगर हवेली किसके आता है, बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। तो राज्यों को सहायता अनुदान जो दी जाती है अनुच्छेद 275 के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों 116वां क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो है लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे ओम बिरला। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और अगर पूछते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आहूत का मतलब नहीं समझ पाते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आहूत का मतलब है बुलाना,
कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति तो कहते हैं कि भाई राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इकट्ठे हो जाओ और किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं बनना तो दोनों को क्या कर लो, एक जगह बैठ के विचार विमर्श कर लो। तो आहूत करते हैं, क्योंकि इसको जो है संबोधित तो करने से गए राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का तो वो तो महामहिम होते हैं, बहुत बड़ा पद होता है, वो खाली कह सकते हैं उनसे, ठीक है। और उनके कहने पे जो है अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करता है, ना कि उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो भी राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो भी वहाँ पे नहीं बैठेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? हाँ जी, विधान परिषद की स्थापना और जो कर रहे हैं और समाप्ति कर रहे हैं वो अनुच्छेद 169। हाँ जी, ये चर्चाओं में है, क्योंकि एक दो राज्यों ने क्या है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनमें चर्चाओं में है। तमिलनाडु में बना रहे हैं और वो एक जगह से ख़त्म कर रहे हैं। तो 169 क्या है? ये विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान इसके अंदर होता है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी लाभ उठा सकें और बच्चे भी इसमें खासकर यूपी टेट, जो यूपी टेट सी टेट के कैंडिडेट हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट सी टेट में क्या रहेगा, जो सेकंड पेपर होगा उच्च प्राथमिक वाला, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एसएसटी के, जो 60 क्वेश्चन है इसमें। और अगर बात करें हम सुपर टेट की 1 से 5 वाले में, तो उसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है इनकी, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो जीडी के स्टूडेंट हैं या फिर रेलवे संबंधित तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी ये क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं हिस्ट्री की तरह। तो दोस्तों हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। आइए वीडियो को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या, हाँ जी, कितनी है? सभी को पता है 193, 193 सदस्य हैं, देश हैं किसमें? संयुक्त यूएनओ में, हाल ही तक, अभी तक, इस 21 तक। क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री थी 1974 में। और ये परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण पे, पोखरण में ये परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों। इस पर मूवी भी बनी हुई है, पोखरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जी? तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, हाँ जी, कौन है? ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, जैसे अगर 121 को देखें हम तो ये क्वेश्चन है हमारा, विस्तृत मुद्रा ब्रांड मनी होती है तो क्या होती है? M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा राशि जो होती है वही ब्रांड मनी होती है। 122 है, जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जन्म दर में तो वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, तो उससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी और उससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाएगी, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? हाँ जी, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक इसका एक पैमाने, इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं जिससे ये अपना जो है सूचकांक देता है, तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जन्म दर नहीं है। तो जो मानव विकास सूचकांक निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय पे निकालते हैं, शिक्षा पे निकालते हैं, जीवन प्रत्याशा पे निकालते हैं, इन चीज़ों पे निकालते हैं, लेकिन जन्म दर पे नहीं निकालते। क्वेश्चन नंबर 124 इसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, मानव विकास सूचकांक 2019 में, हाँ जी 19 का पूछ लिया, 20 और 21 को छोड़ दिया। 2019 में भारत का रैंक या भारत का स्थान कौन सा था? तो 131वां था। 125वां क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, हाँ जी NNP साधन लागत है, NNP जो साधन लागत है वो किसके? राष्ट्रीय आय के बराबर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 126, अगर हम क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो यह द्वितीय अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 127 है, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी की। हाँ जी, साउथ में जो मूवी आती हैं उसमें 2 ही चोटियाँ फेमस हैं, एक तो अनाईमुड़ी की और एक महेंद्रगिरी की। तो पूर्वी घाट में याद रखिए दोस्तों कौन सी है? महेंद्रगिरी की सबसे ऊँची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 128, मानसून की ज्ञात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो मानसून की जो ज्ञात्मक संकल्पना दी गई है वो दी गई है किसके द्वारा? फ्लॉन के द्वारा दी गई है। 129वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है? तो भाई जी दोस्तों जो इसमें सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है मित्रों,
इसमें 129वां क्वेश्चन में गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित है ये क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहणों परिकल्पना किससे प्रतिपादित है? तो यह है चैम्बरलिन से। किससे है दोस्तों? चैम्बरलिन। क्वेश्चन 131, निम्न में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है, वो है IDA। कौन नहीं है दोस्तों? IDA। बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन है हमारा नरसिंघम समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो नरसिंघम समिति रिपोर्ट जो संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए। दोस्तों एक समिति तो हर बार पूछी जाती है, जो समिति किससे संबंधित है उस पर हम अभी जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। उसमें हमारी 20 से 25 समितियां हैं और वो किससे संबंधित हैं, किस क्षेत्र से, वो सब की सभी उसी में हम कोशिश करेंगे उसी में आ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 133वां, आर्थिक सर्वेक्षण प्रसारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये दोस्तों की गई थी मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। हाँ जी, किसके द्वारा की गई थी? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। क्वेश्चन है हमारा 135, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की जो है परमिशन दी है? तो वो दी है 41%। हाँ जी, कितना बांटने की परमिशन दी है दोस्तों? 41%। क्वेश्चन 136 है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाँ जी, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर इज द पब्लिक ये कमेटी, ये इधर नहीं दिख रहा है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं दोस्तों 22। कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको अगर आगे बढ़ाएं, किसने कहा था कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 138, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो संविधान में जो समाविष्ट नहीं है वो संघीय। कौन सा नहीं है दोस्तों? संघीय शब्द इसमें समाविष्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाएंगे आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन है 144वां, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश ने दी है? जीरो हाउस पार्लियामेंट्री एग्रीमेंट है, तो ये दी है भारत ने। हाँ जी, शून्यकाल कहाँ पे होता है? भारत की संसद में होता है और किसी देश में ये नहीं होता। क्वेश्चन है 141वां, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की है? तो वो मामला था बेरूबारी। हाँ जी, बेरूबारी मामले में ये किसने कहा है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर है 142, इसको आगे बढ़ाते हैं। 142 जो क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 साल तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? हाँ जी, जो है इसे बच्चे का कह दे, शिक्षा का आधार कह दो या मूल कर्तव्य कह दो माता पिता का, तो किस उसमें जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। पहले 10 कर्तव्य थे, यही जोड़ा गया है। तो कितने हो गए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य? 11 हो गए। तो 11वां सबसे अंतिम में जोड़ा गया कौन सा है और किससे जोड़ा गया था? वो शिक्षा के 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जोड़ा गया था दोस्तों। और ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये 86वां संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2002 में इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो भारतीय ध्वज संहिता जो प्रभावी है दोस्तों 26 जनवरी 2002। हाँ जी, याद रखना 26 जनवरी 2002। भारतीय ध्वज संहिता क्या है? इसमें कोई भी अपनी छत पे या अपनी दुकान पे, अपनी ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा सकता है सम्मान के साथ। क्वेश्चन नंबर है 144। हाँ जी, जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो दोस्तों वो अपनाया जब अंतिम बैठक थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। उसी में जनगण अपनाया, उसी में जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो चुन लिए गए। ठीक है, तो बहुत सभी 3-4 चीज़ें हुई थी उसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान
2 दिन बाद लग गया था 26 जनवरी 1950 को। कर लेते हैं। क्वेश्चन है 145, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करेगी वो करेगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन करेगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CSO। ये कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी क्या करेगी? राष्ट्रीय आय की गणना। और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले तो राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन पूछते भी हैं। 69,000 जो भर्ती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन विवादित था, दोनों ही ऑप्शन रख दिए थे और उस पर कोई पता नहीं चल पाया कि कौन सा आंसर उसमें करेक्ट माने या कॉमन दे। आगे हम बात करते हैं 147। हाँ जी, 147 क्वेश्चन है हमारा, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? तो वो है 85%। कितना है दोस्तों? 85%। क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, स्टैग स्फीति क्या है? तो स्टैग स्फीति है एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्च दर का सामना करती हो। किसमें करती हो? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्च दर का सामना करती हो, वो क्या कहलाती है? स्टैग स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जुड़वा घाटी संबंधित है। तो जुड़वा घाटी जो दोस्तों जुड़वा घाटा संबंधित है। जुड़वा घाटा किससे संबंधित है? चालू खाता प्लस राजकोषीय घाटे से। किससे? चालू घाटा और राजकोषीय घाटे से। और इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 150 का क्वेश्चन है ये, अर्थव्यवस्था में लेसेज फेयर का अर्थ क्या है? तो लेसेज फेयर का अर्थ है राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ जी, राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।